बायोलॉजी का जो है आप लोग को वीडियो नहीं मिल रहा था। आज से हम लोग जो है क्लास में, जैसा कि आप जानते हैं, दोनों जगह मसूरी और जहानाबाद में भी हम लोग चैप्टर सेकेंड जो है लास्ट में हम लोग पहुंचे हुए थे। मसूरी तो समाप्त हो गया था चैप्टर सेकेंड, जहानाबाद बस 10 से 15 मिनट का क्लास बचा हुआ था। तो ऑनलाइन हम लोग नए अगले चैप्टर 3, जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज। देखिए बाबू, हर एक चैप्टर में उस चैप्टर का नाम ही अपने आप में काफी होता है कि उस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। जैसे इस चैप्टर में आपको 2 वर्ड है, एक है ह्यूमन, दूसरा है रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं हम लोग मानव हैं, मानव में नर और मादा लैंगिक लक्षण के आधार पर अलग होता है, और नर और मादा में कैसे जनन की प्रक्रिया होती है, यही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। और आप पहले चैप्टर से हमारा पूरा यूनिट जनन है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है, निर्माण करता है। एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस सिमिलर टाइप ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब अपने समान नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना, जन्म देना ही क्या है, जनन है। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कैसे मानव में, नर में कैसे नर का जनन तंत्र काम करता है और कैसे मादा का जनन तंत्र कार्य करता है। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। चलिए, तो आप अपना जो है चैप्टर का हेडिंग लगा लेंगे, चैप्टर 3 मानव जनन। देखिए, हम लोग मानव जनन चैप्टर में सबसे पहले मानव के बारे में पढ़ेंगे कि मानव, पहले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था कि जीव 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अंड प्रजक, एक होते हैं सजीव प्रजक। अंड प्रजक मतलब ओविपेरस और सजीव प्रजक मतलब होता है विविपेरस। मतलब जो सजीव बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग सजीव प्रजक कहते हैं। तो मानव सबसे पहले क्या है, मानव सजीव प्रजक है बाबू। सजीव प्रजक का मतलब कि विविपेरस, विविपेरस मतलब मानव सजीव प्रजक प्राणी है। सबसे पहली बात, मतलब मानव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। अब एक सवाल है सबसे पहला कि आखिर अपने समान नए जीव को जन्म देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई रिप्रोडक्शन, जनन क्यों? हम लोग जानते हैं, पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि हर एक जीव का जीवन काल, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु के समय को जीवन काल बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। हर एक जीव का जीवन काल निश्चित समय होता है और हम लोग का जीवन काल 100 वर्ष होता है। लेकिन आज का जो हमारा रहन सहन, खान पान, लाइफ स्टाइल है, वह तो घट करके अब 60 से 70 पर आ चुका है। तो हमारे 100 साल के जो जीवन काल जो है, अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी और यदि हम अपने समान नए जीव को उत्पन्न ना करेंगे तो हमारा जीवन जो है, मानव का जीवन जो है, अस्तित्व, जीवन का अस्तित्व खतरा में आ जाएगा। उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी। तो मानव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस पृथ्वी पे, अपनी जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए, या कह सकते हैं जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें जनन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा जीवन काल 100 वर्ष का है। अगर हम लोग अपने समान नए जीव को उत्पन्न ना करेंगे
तो हमारा अस्तित्व खतरा में आ जाएगा। तो हर एक 11th में भी हम लोग पढ़े हैं कि हर एक जीवित जो है जीव का जो है हर एक जीव का एक लक्षण है जनन। जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उस प्रकार हमारा एक लक्षण है जनन। तो जनन एक जीव का लक्षण भी है और हम लोग निश्चित समय के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। हमारी जीवन काल निश्चित है, इसलिए हम लोग अपने समान नए जीव को उत्पन्न कर, निर्माण कर अपनी पीढ़ी को बनाए रखते हैं। इसीलिए जो है सबसे पहले जो है मानव में जनन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम निश्चित समय के लिए हैं। तो मानव क्या है? सजीव प्रजक प्राणी है। मतलब मानव अपने समान सजीव बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी है, सबसे पहली बात। दूसरा बात, मानव में लैंगिक जनन, मतलब कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानव में होता है। आप पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं कि अपने समान जन्म देना जनन था, और यदि कोई जीव अकेले एक जीव बिना निषेचन के जन्म देता है नए जीव को, तो वह अलैंगिक जनन है। लेकिन मानव क्या है? नर है, मादा है। नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, निषेचन हुआ, जाइगोट बना और उससे जाकर के भ्रूण बना, भ्रूण का विकास हुआ और बच्चे का जन्म हुआ। तो मानव क्या है? लैंगिक जनन होता है मानव में। तो मानव में लैंगिक जनन होता है, यह हम लोग पहले ही चैप्टर से जान रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानव क्या है? एक लिंगी है। मानव क्या है? एक लिंगी। एक लिंगी माने यूनिसेक्सुअल। मानव क्या है बाबू? एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी मतलब कि नर और मादा जो है अलग अलग होते हैं। नर में नर जनन अंग और मादा में मादा जनन अंग होते हैं। बात समझे? तो इसका मतलब मानव क्या है? एक लिंगी प्राणी है। और एक लिंगी प्राणी होने के कारण मानव में क्या होता है? मानव में जो है इसमें आ रहा है किसके लिए? मानव के लिए। इसमें लैंगिक द्विरूपता, इसमें जो है इसमें जो है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब मानव में क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मतलब लैंगिक द्विरूपता का मतलब लैंगिक लक्षण के आधार पर नर और मादा जो अलग अलग होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू लैंगिक द्विरूपता। तो मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। एक बार हम लोग इसको जल्दी से कंक्लूड करें, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलेंगे। मानव क्या है बाबू? सजीव प्रजक प्राणी है। मतलब अपने समान नए सजीव बच्चे को जन्म देते हैं। जो अंडे देंगे उनको अंड प्रजक बोलते हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। दूसरा, मानव में क्या है? लैंगिक जनन होता है। मतलब नर और मादा अपने युग्मक का निषेचन के द्वारा अपने समान नए जीव को उत्पन्न करेंगे, तो लैंगिक जनन होता है।
तीसरा, मानव क्या है, एक लिंगी प्राणी है, मतलब नर और मादा अलग अलग है ना। इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव में लैंगिक द्विरूपता, द्वि माने दो और रूप, मतलब कि नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। बात समझे? तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और आप नोट्स बनाते चलेंगे, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ओके। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एक शॉर्ट में, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही पूरा डिटेल में आगे पढ़ना है। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है हम लोग का कि हम लोग को कैसे कैसे इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले नर में प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग, नर में प्राथमिक लैंगिक अंग को बोलते हैं बाबू, वृषण को बोलते हैं। वृषण मतलब टेस्टिस। नर में प्राथमिक लैंगिक अंग को टेस्टिस वृषण बोलते हैं। वृषण में ही नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक बनेगा। नर युग्मक बनेगा। नर युग्मक मतलब मेल गैमीट। नर युग्मक किसको बोलते हैं बाबू हम लोग? शुक्राणु को, स्पर्म को। ध्यान दीजिएगा, तो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है। वृषण में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होगा। बात समझ गए? चलिए, अब प्राथमिक लैंगिक अंग उसको बोले जो जन्म के साथ ही मौजूद था। तो आपका नर का जो है प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण है। वृषण में नर युग्मक मेल गैमीट शुक्राणु का निर्माण होगा। अब मादा का बाबू प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? अंडाशय है। अंडाशय है, ओवरी है, और अंडाशय में ही मादा युग्मक फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट क्या बाबू? अंडाणु। अंडाणु अर्थात ओभम, ओभा, एग का निर्माण होता है। मतलब कि मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय हो गया। मादा के अंडाशय में ही मादा युग्मक फीमेल गैमीट अंडाणु का निर्माण होता है। तो नर में शुक्राणु, मादा में अंडाणु का निर्माण हुआ। क्लियर? अब देखिए, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिला। इस आपस में मिलने या संलयन होने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बाबू निषेचन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन का मिलने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निषेचन। और निषेचन से क्या बनेगा? यह एन है, अगुणित संरचना। ये भी एक
अगुणित है। अगुणित माने एक सेट क्रोमोसोम है। शुक्राणु में फादर वाला मेल वाला जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम है अगुणित एन। अंडाणु में मादा वाला जो है, मां वाला जो है सेट ऑफ क्रोमोसोम है इसलिए एन। और जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिल जाता है तो इस प्रक्रिया को, मिलने की प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। और मिल करके क्या बना दिया, द्विगुणित 2n, मतलब दो सेट क्रोमोसोम, नर और मादा दोनों, मतलब अंडाणु और शुक्राणु दोनों जो है मिल करके 2n द्विगुणित बन जाता है जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद आगे आप डिटेल पढ़ेंगे। जाइगोट बनने के बाद बनेगा, जाइगोट में विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद जो है जब यह 8 से 16 कोशिका का होगा, सब आगे लिखना लिखाना है, अभी एक बार सुनेंगे। 8 से 16 कोशिका का होगा तो मोरुला। उसके बाद फिर से विभाजन होने के बाद ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है। और ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के आंतरिक दीवार में, मान लीजिए अंडाशय है तो अंडाशय से जो अंडाणु बना फैलोपियन नलिका में गया, इधर योनि मार्ग से शुक्राणु जो है पहुंच गया मान लीजिए, यहीं पे निषेचन हुआ। और निषेचन होने के बाद जो है, निषेचन होने के बाद मान लीजिए, निषेचन होने के बाद गर्भाशय के आंतरिक दीवार में मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और गर्भाशय के आंतरिक दीवार में ब्लास्टोसिस्ट चिपकता है, धस जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बाबू अंतरोपण, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बोलते हैं। मतलब ध्यान देंगे, नर के प्राथमिक लैंगिक वृषण में नर युग्मक शुक्राणु बना, मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय में अंडाणु बना, फैलोपियन नलिका में निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट में विभाजन होकर 8 से 16 कोशिका मोरुला बना, मोरुला के बाद ब्लास्टुला बना, ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भाशय के आंतरिक दीवार में बाबू यहां चिपका, इसको अंतरोपण बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और अंतरोपण के साथ ही प्रेगनेंसी की, गर्भावस्था की शुरुआत हो जाती है। और नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ से मादा में मासिक चक्र बंद हो जाता है। मासिक चक्र बंद होने के बाद जो है यह ब्लास्टोसिस्ट जो अंतरोपण हुआ, उसके बाद अपरा का निर्माण होता है। और अपरा द्वारा बच्चा जो है जुड़ जाता है, गर्भ जुड़ जाता है। और अपरा द्वारा जो है ऑक्सीजन, आवश्यक पोषक तत्व, यहां तक कि उस गर्भस्थ शिशु का उत्सर्जित पदार्थ भी उसी अपरा के द्वारा पुनः माता के शरीर में चला जाता है। तो अपरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। गर्भाशय का अपरा और बच्चा का नाभि, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जुड़ जाता है। माँ 9 महीना जो भी खान पान करती है, बच्चे को न्यूट्रिशन रूप में वो पहुंचता है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान फीमेल का खान पान और उनका रहन सहन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। उनको विटामिन की गोली, आराम, भारी चीज उठाना नहीं, और मानसिक रूप से शांति उनको मिलना चाहिए। अब इस तरह से जो है अंतरोपण होने के बाद अपरा का निर्माण, गैस्ट्रुला बनेगा, जनन परत बनेगा, है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, सब आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे गैस्ट्रुला में के दौरान। उसके बाद जो है गर्भावस्था का 9 माह का जो पीरियड होता है वह पूरा होगा, भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास होगा, शिशु का विकास होगा। और स्टेप वाइज जो है 9 महीने में, जब 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा, बच्चा पूरी तरह से जब डेवलप कर जाएगा, तो प्रसव द्वारा, पार्चुरेशन, किसके द्वारा, प्रसव, पार्चुरेशन,
पार्चुरिशन, प्रसव द्वारा बच्चे का जो है प्रसव पीड़ा के साथ बच्चे का योनि मार्ग को जो है जन्म नाल कहते हैं, उसी के द्वारा बच्चे का जन्म होगा। इस चैप्टर में हम लोग को यही सब पॉइंट को 1 बाय 1 पढ़ना है। बात समझ गए? तो और एक चीज और, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा तो 2 घंटे के भीतर में माता के दुग्ध ग्रंथि में जो स्तन कुपिका में दुग्ध भरने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव हार्मोन बोलते हैं, जब बच्चा माँ के स्तन में मुंह लगाता है दूध पीने के लिए, तो माँ का ममता छलक पड़ता है और वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन, 2 हार्मोन है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, तो माँ के दुग्ध ग्रंथि में, स्तन ग्रंथि में दुग्ध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है, और दूध जो बाहर आना स्तन तक, निपल तक, वह आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। तो बच्चे के जन्म के 2 घंटे के भीतर जो है माता के स्तन ग्रंथियों में दुग्ध आ जाता है। ना आने पर उसको डॉक्टर जो है इंजेक्ट करके इंड्यूस करते हैं उसको। खैर, हम लोग को यह चैप्टर में इतना ही कुछ पढ़ना है। बात समझ गए? अब हम लोग आगे देखेंगे कि मानव में बाहरी लक्षण के आधार पर जिससे नर और मादा डिसाइड होगा, लिंग विभेद होगा, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। द्वितीय लैंगिक लक्षण, द्वितीय लैंगिक लक्षण, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसएससी। मतलब द्वितीय लैंगिक लक्षण। तो अब एक सवाल है, द्वितीय लैंगिक लक्षण किसे हम बोलेंगे? वैसा लक्षण जिससे नर और मादा में विभेद किया जा सकता है, लिंग विभेद किया जाता है, उसी लक्षण को हम लोग बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। क्लियर? तो किसको बोलेंगे? वैसे लक्षण जिसके आधार पर नर एवं मादा में लिंग विभेद नहीं, सॉरी, विभेद नहीं, विभेद, लिंग, वैसे लक्षण जिसके आधार पर लिंग विभेद किया जाता है, उसे द्वितीय लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्लियर? द्वितीय लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एसएससी शॉर्ट में क्या किसको बोलेंगे? वैसे लक्षण जिसके आधार पर नर एवं मादा में लिंग विभेद किया जाता है, उसे द्वितीय लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्लियर? अभी बात कर रहे थे लैंगिक द्विरूपता, मतलब नर और मादा में लक्षण जो है द्वितीय लैंगिक लक्षण अलग अलग होते हैं। बात समझे? चलिए, तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे द्वितीय लैंगिक लक्षण को। अब हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, नर और मादा में लैंगिक लक्षण के आधार पर द्विरूपता जो पाई जाती है उसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो आप भी एक चार्ट बनाएंगे साथ में।
लक्षण, कैरेक्टर, कैरेक्टर, नर, मादा। हम लोग एक चार्ट बना के लक्षण के आधार पर नर और मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षण के आधार पर क्या अंतर है उसकी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, नर एवं मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षण के आधार पर अंतर, है ना। एक चार्ट में हम लक्षण दिए, दूसरा नर और मादा में कैसे लक्षण होते हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। पहला पॉइंट, शरीर निर्माण, बॉडी बिल्ड। अब देखिए, नर का अर्थात पुरुष का जो है शरीर जो है वह स्त्रियों के अपेक्षा बड़े आकार का होता है, मजबूत होता है। तो नर का शरीर बड़े आकार का एवं मांसपेशियां मजबूत होती है। नर का शरीर जो है बड़े आकार का है, किसके तुलना में? मादा के तुलना में, और मांसपेशियां मजबूत होती है, ज्यादा शरीर मजबूत होता है। इसमें क्या लिखेंगे? नर के अपेक्षा शरीर छोटे आकार का एवं कमजोर होता है। देखिए, शरीर निर्माण की बात जहां तक है तो नर का शरीर बड़े आकार का एवं मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नर के अपेक्षा शरीर छोटे आकार का एवं कमजोर होता है। अब देखिए, यह बायोलॉजिकली है, जीव विज्ञान के अनुसार है, और इसी के आधार पर शुरुआत से ही, वैदिक समय से ही, पुराने समय से ही नर का शरीर जो है मजबूत होने के कारण ही जितने भी बाहरी भाग दौड़, वजन उठाने का काम, भाग दौड़, हार्ड काम जो था दौड़ भाग का, पुरुषों को दिया जाता था, और घर का चौका बर्तन जो है या हल्का सा काम जो होता था वो महिलाओं को दिया जाता था। शुरुआत से आज तक होते है। पहले जॉब सेक्टर्स में भी आप देखते थे फीमेल का पार्टिसिपेशन कम था, लेकिन अभी के समय में ग्लोबल वर्ल्ड में फीमेल आर कंट्रीब्यूटिंग एज इक्वल काउंटर पार्ट ऑफ देयर मेल, मतलब वो बराबर की जो है रोल अदा कर रही है सभी सेक्टर्स में, इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में। डॉक्टर्स, नर्स और टीचर्स तो थी ही महिलाएं, साइंटिस्ट, बहुत सारे जो है सेक्टर्स
बैंकिंग में, सर्विस सेक्टर में, है ना, फीमेल के लिए स्पेशली और प्रीफर करते हैं एम्प्लॉयर ज्यादा। तो आज महिलाएं अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, समाज के हर एक अंग में वो अपना बराबर की हिस्सेदारी दे रही हैं और बखूबी अपने कार्य को निभा रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन शुरुआत से जो है हम लोग काम जो है या खेल भी, बच्चियों को इंडोर गेम, बच्चों को बल्ला, फुटबॉल, इस तरह का ढालते आए हैं हम लोग। तो बायोलॉजिकली भी नर का शरीर बड़े आकार एवं मांसपेशियां जो है अधिक मजबूत होती हैं और नर की अपेक्षा जो है शरीर जो है छोटे आकार का एवं कमजोर होता है, किसमें? मादा में। यह हो गया हमारा पहला पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट, चर्बी, फैट। जहां तक चर्बी की बात है, तब पुरुषों में त्वचा के नीचे कम चर्बी होता, लेकिन स्त्रियों में है ना, वक्ष में, जांघों में, वक्ष मने ब्रेस्ट, जांघ मने थाई, नितंबों में हिप, पुरुषों के अपेक्षा अधिक चर्बी। क्लियर? चर्बी की बात करें तो पुरुषों में त्वचा के नीचे कम चर्बी होता है और स्त्रियों में वक्ष, ब्रेस्ट के पास, जांघों में, नितंबों में पुरुषों के अपेक्षा अधिक चर्बी होता है। तो यह दो पॉइंट हम लोग जो है डिस्कस किए नर और मादा के जो है अंतर में। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे डिस्कस 10-11 पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है जो अंतर है, तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तीसरा है हमारा कंधा, शोल्डर। देखिए जहां तक बात है नर का, तो नर का जो है कंधा बाबू, नर का ये वाला जो पोर्शन होता है, कंधा जो होता है ज्यादा चौड़ा होता है और स्त्रियों का ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह का झुका हुआ, इस तरह से बेंडेड होता है। तो नर का जो है पुरुषों का कंधा अधिक चौड़ा, चौड़ा माने ब्रॉड, पुरुषों का कंधा क्या होता है? अधिक चौड़ा होता है और स्त्रियों का कंधा संकीर्ण होता है। संकीर्ण माने नैरो, नैरो होता है। मतलब शारीरिक बनावट जो है, पुरुषों का कंधा चौड़ा और स्त्रियों का कंधा क्या होता है? नैरो होता है, संकीर्ण होता है। चौथा पॉइंट,
श्रोणि प्रवेश पेल्विक रीजन। श्रोणि प्रवेश बोलते हैं बाबू एक कमर के नीचे वाला पार्ट को जो बोलते हैं श्रोणि प्रवेश पेल्विक रीजन। तो पुरुषों का जो है ये कमर का नीचे वाला जो पार्ट है श्रोणि प्रवेश जो है यह क्या है, यह संकीर्ण होता है, जबकि ठीक उल्टा स्त्रियों का जो है यह अधिक चौड़ा होता है। क्योंकि बायोलॉजिकली जो है शारीरिक बनावट इसीलिए भगवान द्वारा दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं जब महिला गर्भवती होती है तो उसका जो उदर है, पेट है, आगे की ओर निकलता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो पुरुषों का जो है श्रोणि प्रवेश क्या होता है, संकीर्ण होता है, संकीर्ण होता है। और स्त्रियों का क्या है, स्त्रियों का क्या होता है, चौड़ा होता है श्रोणि प्रवेश। क्लियर। चौड़ा। 4 पॉइंट हम लोग का हो गया है। पांचवा पॉइंट, वजन, वेट। पुरुषों का वजन बाबू अधिक होता है, ऐसे भी आप शरीर का आकार भी बड़ा है तो वजन अधिक होगा कि नहीं होगा, अधिक वजन होता है। अधिक वजन होता है। और इसमें क्या है, पुरुषों के अपेक्षा कम वजन। अब देखिए ये जो है बायोलॉजिकली बात कर रहा है, मान लिया कोई पुरुष जो है सुखड़ा है, बिल्कुल कुपोषण का शिकार है, और स्त्री हिष्ट पुष्ट है, तो उसका तो वजन अधिक हो ही जाएगा, उसकी बात नहीं है मैं बोल रहा हूं। बायोलॉजिकली जो है पुरुषों का वजन अधिक होता है स्त्री के अपेक्षा। अब जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से हम लोग छठा पॉइंट आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। त्वचा, त्वचा, स्किन। देखिए पुरुषों का त्वचा बाबू थोड़ा कड़ा होता है और अधिक रोम युक्त होता है, बाल अधिक होता है। तो त्वचा कड़ा एवं कड़ा एवं त्वचा कड़ा एवं अधिक रोम युक्त होता है। क्लियर। इसकी त्वचा की बात किया जाए तो पुरुषों के अपेक्षा त्वचा मुलायम एवं कम
रोम युक्त होता है। क्लियर। त्वचा जो है कड़ा होता है पुरुषों का और अधिक रोमयुक्त होता है, मतलब बाल त्वचा पे अधिक होता है। पुरुषों के अपेक्षा जो है त्वचा मुलायम एवं कम रोमयुक्त होता है मादा में। 7वां पॉइंट हमारा बाल, हेयर। अब देखिए पुरुषों के जो है उसके चेहरे पर जो है मूछ दाढ़ी ये सब होता है, लेकिन स्त्रियों में होता है क्या? नहीं होता है। तब पुरुषों में दाढ़ी मतलब बियर्ड, मूछ मतलब मॉस्टैच, बगलों में, बगल बोलते हैं कंधा के नीचे वाला जो बाल होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं आर्म पीट। आर्म पीट, आर्म पीट, आर्म पीट एवं आर्म पीट बगलों में, कॉमा छाती मतलब चेस्ट एवं पूरे शरीर पर अधिक बाल होते हैं। मतलब पुरुषों में दाढ़ी, मूछ, बगल मतलब कंधे के नीचे, आर्मपीट, छाती एवं पूरे शरीर पर जो है स्त्रियों से जो है अधिक बाल होता है। बात समझ गए? स्त्रियों में मूछ दाढ़ी होगा जी, मूछ दाढ़ी मूछ दाढ़ी छाती पर बाल नहीं होता, परंतु बगल मतलब कंधा के नीचे, बगलों में एवं शरीर पर, शरीर पर कम बाल होता। क्लियर? बाल का पॉइंट हो गया कि पुरुषों में दाढ़ी, मूछ, बगल में, कंधा के नीचे जो है, छाती एवं पूरे शरीर पर अधिक बाल होते हैं। स्त्रियों में मूछ, दाढ़ी, छाती पर बाल नहीं होते हैं, परंतु बगलों एवं शरीर पर पुरुषों के अपेक्षा क्या होता है? कम बाल होता है। तो हम लोग 7 पॉइंट किए, 3-4 पॉइंट और है, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए 8वां पॉइंट हम लोग देखें, कंठ, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं। देखिए हम लोग का यहाँ पे जो पुरुषों का कंठ यहाँ पे होता है लैरिंग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स को साउंड बॉक्स ऑफ आवर बॉडी। जैसे इस पर अगर हम हाथ रख कर, अगर देखिए अगर हम बोल रहे हैं तो आवाज मेरा चेंज होता है, इस प्रकार स्पीकर पे हाथ रखने के बाद आवाज चेंज हो जाती है, उसी तरह से यह हमारा साउंड बॉक्स है, कंठ, लैरिंग्स। तब पुरुषों में जो है यह कंठ बाहर की ओर दिखाई देता है, अधिक निकला होता है,
जबकि स्त्री में बाहर की ओर अधिक निकली नहीं होती है। तो पुरुषों में कंठ बाहर की ओर अधिक निकली होती है। ठीक है, पुरुषों में कंठ बाहर की ओर अधिक निकली होती है, स्त्रियों में कंठ बाहर की ओर अधिक नहीं निकली, अधिक नहीं निकली होती है। क्लियर? हम लोग जल्दी जल्दी 2-3 पॉइंट है हम लोग कर ले डिस्कस। 9वां पॉइंट जो है भी 5। अच्छा कर ले, तो इसको 1-2 पॉइंट है कर ले, तब तो जो हम लोग 9वां पॉइंट कंठ की बात कर रहे थे। तो पुरुषों में कंठ बाहर की ओर अपरेंट होती है, ज्यादा दिखाई देता है स्त्रियों की अपेक्षा। 9वां बात जो है ऊर्जा खपत की बात करें, एनर्जी कंजम्पशन, तो पुरुषों का जो है स्त्रियों से अधिक ऊर्जा खपत करते हैं, इसलिए तो उनको उस तरह का शरीर जो है अधिक मजबूत होता है। और हम बात कर रहे थे वैदिक काल से ही उनको बाहर का भाग दौड़ का काम दिया गया है, ऊर्जा भी अधिक खपत करते हैं। जैसे पुरुषों में लगभग 1720 किलो कैलोरी पर डे ऊर्जा की खपत होती है, और ऊर्जा खपत होती है, और इसमें 1520 स्त्रियों में कितना 1520 किलो कैलोरी पर डे लगभग ऊर्जा की जो है खपत होती है। क्लियर? 10वां आवाज, वॉइस। देखिए इसमें हम लोग मैक्सिमम लोग को प्रॉब्लम होता है आवाज की। जहां तक बात है तो हम लोग सोचते हैं कि पुरुषों का आवाज जो है हाई पिच है। हम लोग पूछा जाए कि पुरुषों का आवाज हाई पिच है कि लो पिच, तो हम लोग बोल देते हैं हाई पिच। लेकिन पुरुषों का आवाज क्या है, यह लो पिच होता है। लो पिच, पिच माने जो होता है सुरीला। तो ज्यादा सुरीला किसका आवाज है, आप ही बताइए हमको। पुरुषों का आवाज जो है लो पिच होता है, और स्त्रियों का आवाज क्या होता है, हाई पिच होता है, अधिक सुरीला होता है, हाई पिच होता है। और अंतिम पॉइंट 11 शुभ होता है। 2-4 पॉइंट तो और भी हो सकता है, लेकिन 11 पर हम लोग छोड़ेंगे कि व्यवहार की बात, बिहेवियर, व्यवहार बिहेवियर। व्यवहार तो बायोलॉजिकली जो है पुरुषों का जो है यह कड़ा स्वभाव होता है, इनका कड़ा स्वभाव। मतलब क्या, एग्रेसिव, एग्रेसिव। लेकिन पुरुषों स्त्रियों का कैसा स्वभाव होता है, शांत स्वभाव होता है। मतलब माइल्ड। लेकिन बायोलॉजिकली यह सही है, यह प्रैक्टिकली यह उल्टा है। यह स्त्रियों का ही स्वभाव ज्यादा आज के समय में देखा जाता है, कड़ा। पुरुष ही शांत होते हैं। पहले की स्त्रियां होती थी शांत, अब तो अगर बात किया जाए, इसको कोई बुरा ना ले, लेकिन सही बात है कि स्त्री ही अब अधिक कड़ा हो गई है पुरुष की अपेक्षा।
तो यह हमारा 10-11 जो है लैंगिक द्विरूपता में नर और मादा में जो अंतर था जिसको हम लोग डिस्कस किए। देखिए अब आज हमारा जो है टाइमिंग जो था 10 से 11 रखा गया था बायोलॉजी का। आपका ऐसे टाइमिंग जो है शाम में 5 से 6 रखा गया है बायोलॉजी का। तो आपको जो नेक्स्ट जो क्लास होगा वह 5 से 6 में, कल शाम में 5 से 6 रखा गया है। हर एक दिन प्रतिदिन 5 से 6 में आपका बायोलॉजी का जो है 12th का बायोलॉजी का क्लास आपका 5 से 6 रखा गया है। तो आप अपने टाइम पे ध्यान में रखेंगे कि मेरा बायो का क्लास 5 से 6 में है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप जो है साथ में नोट्स बनाते चले। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर है उस पर किसी भी प्रकार का क्वेरी है आप उस पर भेजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। और अभी जो है नेक्स्ट क्लास आपका एज रूटीन जो रूटीन है उसके अनुसार होगा। दैट्स इट फॉर टुडे।